जब भी हम सुनते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में एक ही दृश्य आता है जो बचपन से हम लोग उनको देखते हैं या उनके विषय में हमने सुना है कि घर में कोई छोटा मतलब बच्चा पैदा हुआ है, घर में शादी हुई है तो ये लोग आएंगे, नाचेंगे और अपने पैसे लेकर के जाएंगे और उसमें भी हम उनको उपेक्षित ही करते हैं। तो क्या है थर्ड जेंडरों की समस्या, इसके विषय में आज व्याख्यान है। मेरे व्याख्यान का जो विषय है उस विषय की बहुत सारी बातें आपको इस वीडियो में देखने को मिल गई है। मैं इस विषय में व्याख्यान देने का मेरा इसलिए मैंने सोचा क्योंकि मैंने जब ये उपन्यास पढ़ा था पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा, तो 1-2 साल पहले मैंने एक उपन्यास पढ़ा था और इस उपन्यास को पढ़ने के बाद मेरी जो सोच थी किन्नरों के प्रति वो बदली है। क्योंकि बचपन से मैं ये नहीं कहती कि सब उनके लिए अच्छा ही सोचते हैं। मैं मानती हूँ यहाँ बैठे हुए सभी लोग जैसा मैं सोचती रही होंगी वैसा ही अभी तक सोचते रहे होंगे। किन्नर मतलब कि जो घर में आते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, पैसे मांगते हैं और चले जाते हैं और गाली भी खाते हैं साथ। और एक इनके लिए जो शब्द आता है हिजड़ा, वो भी एक प्रकार से गाली के लिए ही हम प्रयोग करते हैं। हम किसी को चिढ़ा रहे हैं तो हम हिजड़ा बोल देते हैं। ये नहीं सोचते कि वो भी एक ईश्वर द्वारा निर्मित व्यक्ति ही है। तो आज जो मेरा विषय है उस विषय पर आते हैं। सबसे पहले अगर हम किन्नरों की बात करें तो पौराणिक कथाएं जो हमारी मानी गई हैं, महाभारत है, रामायण है, इसमें भी हमें किन्नर पात्र देखने को मिलते हैं। शिखंडी पात्र थे जो द्रुपद के पुत्र हैं महाभारत में, वो भी किन्नर थे। और अज्ञातवास के लिए जब पांडव अज्ञातवास में रहे तो एक वर्ष अज्ञातवास के अंतिम वर्ष में अर्जुन भी किन्नर के रूप में वो रहे थे और एक राजकुमारी की गुरु वनहला नाम से वो 1 साल तक किन्नर बनकर रहे। रामचरितमानस में अगर हम देखें तो तुलसीदास ने वर्णन किया है जब राम वनवास के लिए जाते हैं, राम, लक्ष्मण और सीता, और उनकी प्रजा उनके साथ चलती है, तब वो प्रजा को कहते हैं कि तुम लौट जाओ, किन्नर नारी तुम यहाँ से लौट जाओ। और जब 14 वर्ष का वनवास करके लौटते हैं और जिस जगह से उन्होंने लोगों को भेजा था वहां आकर वो देखते हैं कि जो किन्नर समाज है वो वहीं रुका हुआ है। तब वो राम उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों, आप लोग क्यों रुके हैं? तो उन्होंने कहा प्रभु आपने तो केवल नर और नारी को जाने के लिए आदेशित किया था, हमें तो आपने कहा ही नहीं, इसीलिए हम 14 वर्ष से आपका यहाँ इंतजार कर रहे हैं। तो इस प्रकार का वर्णन हमें पौराणिक कालों में भी देखने को मिलता है। अगर हम मध्य भारत के इतिहास को पढ़ते हैं तो हमने सुना होगा या टेलीविजन में अगर आप लोगों ने कोई शो वगैरह देखे होंगे मध्यकालीन से संबंधित, तो उसमें ये रहता था कि हरम होते हैं राजकुमारियों के, रानियों के, तो उस हरम में जो काम करने वाले लोग रहते हैं वो किन्नर रहा करते थे। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उस प्रकार की स्थिति वहाँ रही। फिर धीरे धीरे भारत, मतलब हम भारत की स्थिति पे ही बात करें तो हम सबको मालूम है उन्हें कोई अधिकार नहीं है। लेकिन 2011 की जनगणना में, मतलब देखिए भारत आज़ाद हो गया था 1947 में, लेकिन 2011 में जब जनगणना हुई तो उस जनगणना में पहली बार अदर्स करके इनको गिना गया कि कौन है। तो 48 लाख संख्या इन लोगों की उस समय पर दर्ज की गई थी। और नेक्स्ट कर देना सीखो। अगर हम देखें तो कुछ राज्य ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा किन्नर जहाँ पर पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। तो जितने भी भारत में किन्नर हैं उसका 28% किन्नर हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। और भारत विश्व के उन देशों में शामिल है, 9 देश ही मात्र ऐसे देश हैं जिसमें किन्नरों को अलग से समान नागरिक के रूप में उन्हें शामिल किया गया है। तो भारत भी उन 9 देशों में से एक देश है। और 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने किन्नरों को, 2011 में जनगणना तो की गई इनकी अदर्स के नाम से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में इन लोगों को थर्ड जेंडर नाम दिया, जैसे मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर। 2015 में राज्यसभा ने सर्वसम्मति से इनको शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए 2% का आरक्षण दिया, जिस कारण से वो पढ़ सके और अपने जो रोजगार है उसको
बढ़ा सके, उनके लिए केवल भीख मांगना एक रोजगार ना रह जाए, नाचना गाना एक रोजगार ना रह जाए, इसके लिए उनके लिए उनको आरक्षण दिया गया कि वो अपनी सहभागिता अपने रोजगार के लिए और बढ़ा सकें। इसके साथ ही एक धारा थी 377, मुझे लगता है यहाँ पर बैठे सभी बच्चों ने टीचर्स ने धारा 377 के विषय में सुना होगा। ये धारा 377 1861 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून था और 2018 में इस धारा को निरस्त कर दिया गया। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट कर देना। धारा 377 एलजीबीटी, आप लोगों ने एलजीबीटी सुना होगा, एलजीबीटी से संबंधित थी, जिसमें समलैंगिक, उभयलिंगी और किन्नर, ट्रांसजेंडर ये सभी शामिल थे और इनको संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए। और जब निर्णय आया, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ जी ने जब ये निर्णय दिया कि धारा 377 को निरस्त किया जाएगा, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि इतिहास द्वारा गलत को सही करना मुश्किल है, लेकिन हम भविष्य के लिए रास्ता तय कर सकते हैं। इस मामले में सिर्फ समलैंगिकता को वैध बनाने से ज्यादा कुछ और शामिल है। यह ऐसे लोगों के बारे में है जो सम्मान के साथ जीना चाहते हैं। ये तो जो अधिकार हमें दिए गए, मतलब किन्नरों को जो अधिकार दिए जा रहे हैं, वो अधिकार उनको अभी बहुत कम है, उनके लिए बहुत कम है, क्योंकि उनके पास शिक्षा का कोई साधन नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने परिवार में नहीं है, उनका अपना एक अलग समाज है। इसके बावजूद भी बहुत से किन्नर ऐसे हैं जिन्होंने अपना समाज में नाम बनाया है। मैं उन किन्नरों के विषय में आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगी। नेक्स्ट करना स्टूडेंट। यहाँ बैठे हुए शायद बच्चों ने नहीं देखा होगा, लेकिन मैं मानती हूँ कि जो शिक्षक यहाँ बैठे हैं उन्होंने उनका नाम सुना होगा। ये रजनी रावत हैं, उत्तराखंड की पहली ट्रांसजेंडर राजनेता हैं और ये महिला अधिकारिता और बाल विकास महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी रही हैं। नेक्स्ट करना। पद्मिनी प्रकाश, ये भारत की पहली किन्नर टीवी एंकर हैं। इन्होंने कई टीवी शो होस्ट किए हैं और तमिलनाडु में इनका पहला एंकरिंग शो आया था। नेक्स्ट करें। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, ये मुझे लगता है ये देखा होगा आप लोगों ने इनको, है ना। ये एक किन्नर एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने किन्नरों को पहचान दिलाने के लिए खूब लड़ाई लड़ी और जो धारा 377 हटाने में योगदान माना जाता है। बहुत लंबा संघर्ष चला था इन लोगों का। 1991 से ये बात चल रही थी, कभी संसद में, कभी कहीं पास हो रहा था, कभी नहीं पास हो रहा था। तो 1991 से 2018 तक की जो लड़ाई लड़ी है, बहुत सारे लोग उसमें आए थे, ये भी उनमें से एक हैं। और इन्होंने ये भरतनाट्यम नृत्यिका है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, मीन हिजड़ा मीन लक्ष्मी। ये बहुत प्रसिद्ध किताब है, हो सकता है शायद किसी ने पढ़ी हो, नहीं कोई बात नहीं। और ये आत्मकथा थी। जब इनकी आत्मकथा आई तो बहुत प्रसिद्ध हुई थी, इसीलिए टेलीविजन में भी इनके कई रियलिटी शोज में इन्होंने प्रतिभाग किया है। आगे नेक्स्ट करना। ये छत्तीसगढ़ में मेयर हैं और भारत की पहली ट्रांसजेंडर मेयर है। मेयर समझते हैं बच्चे? नहीं समझते? ठीक है, आगे नेक्स्ट करना। ए रेवती, द ट्रुथ अबाउट मी अ हिजड़ा लाइफ स्टोरी की ये लेखिका है। मेदुरे, तमिलनाडु में एक जगह है मेदुरे में, अमेरिकन कॉलेज ने इस पुस्तक को, द ट्रुथ अबाउट मी हिजड़ा लाइफ स्टोरी, इस पुस्तक को अपने थर्ड जेंडर के रूप में, के साहित्य के रूप में शामिल किया है। जैसे होता है ना, नारी विमर्श हम सुनते हैं, नारियों की बात होती है, नारी अलग साहित्य में हमें देखने को मिलता है। उसी प्रकार से मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर, तो थर्ड जेंडर की जो साहित्य है उस साहित्य में इनकी पुस्तक को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है ना, मंजम्मा जोगती, 2021 का पद्मश्री पुरस्कार इनको मिला है। पद्मश्री पुरस्कार आप लोगों ने सुना होगा, हर साल मिलता है ना। और ये भारतीय कन्नड़ थिएटर कलाकार है, लोक नृत्य नर्तकी हैं। जोगती नाम आप देख रहे हैं। जोगती एक नृत्य कला है कन्नड़ की,
तो जोगप्पा नाम की एक जगह है, वहाँ का लोक नृत्य है जोगती। तो इस लोक नृत्य कला को आगे बढ़ाने के लिए ही इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला। आगे ऐश्वर्या ऋतुपर्णा प्रधान, ये पहली ट्रांसजेंडर आईएएस है। इन्होंने उड़ीसा सरकार में वित्तीय सेवाओं में टैक्स ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं और 2014 में ही, क्योंकि 2014 में ही कानूनन रूप से थर्ड जेंडर को मान्यता मिली थी, तो 2014 में ही इन्होंने डिक्लेयर किया था कि मतलब पहले तो मेल और फीमेल से ही हम फॉर्म भरते हैं मेल और फीमेल। तो 2014 के बाद जितने भी फॉर्म आते हैं तो उसमें हम लोग जो भी अलग अलग कैटेगरी, जैसे हम जो मेल है वो मेल, हम फीमेल है तो फीमेल, और जो किन्नर है ट्रांसजेंडर, वो उनके लिए ट्रांसजेंडर शब्द आता है। तो उन्होंने उसी के तहत इन्होंने ये आईएएस बनी है पहली। नेक्स्ट, ये थी कुछ किन्नर जो अपने समाज में आगे बढ़ कर के आई हैं, और ऐसी परिस्थितियों में जहां इनको कोई मानता ही नहीं कि ऐसा भी एक समाज है, उस समय पर ऐसे लोग आगे आए, उन्होंने अपने समाज के लिए काम किया। और अब जबकि इन्हें मान्यता मिलने लगी है, तब भी अभी मैं यहाँ पे बात करूँगी, पहली बार ही मुझे लगता है कि इस विषय पे कोई चर्चा हो रही है यहाँ पर। और जगह पर होती है, हम बड़े शहरों में देखते हैं इस विषय पे चर्चा होती है, लेकिन यहाँ पर पहली बार हो रही है। इसलिए भी इसमें चर्चा होना इसलिए भी जरूरी है कि यहाँ पर जितने भी बच्चे इस बात को सुन रहे हैं वो इसको सुने और ये समझें कि किन्नर कोई अलग नहीं है हमसे, है ना। वो क्या है, जैसे मेल है फीमेल है वैसे ही किन्नर भी हैं। इस प्रकार की मानसिकता हमारी होनी चाहिए। अब चूंकि मैंने जब ये उपन्यास पढ़ा था पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, तो इसके संदर्भ में हम बात करेंगे कि क्या है इसमें जो किन्नरों की बातों को, क्या समस्याएं हैं उनको, जिसके विषय में ये बात करते हैं। सबसे पहले तो इसका शीर्षक ही ऐसा है कि पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। पहले तो यही समझ में आना चाहिए कि ये क्यों। तो ये जो उपन्यास है वो पत्रात्मक शैली में लिखा गया है। पत्रात्मक मतलब जैसे चिट्ठी भेजते हैं ना, पत्रात्मक शैली में लिखा गया है। और इसका जो मुख्य पात्र है वो है विनोद। घर में उसकी माँ उसको बिन्नी कहती है, और जब वो किन्नर समाज में जाता है तो वो विमली हो जाता है। तो विनोद, जो भी पत्र इसमें लिखे गए हैं वो ऐसे हैं, विनोद उर्फ बिन्नी उर्फ विमली। उर्फ क्या है, उर्फ हम उसकी अलग, बिल्कुल अलग पहचान। उर्फ क्या होता है, हम उसका जब कुछ कहते हैं ना कि जो प्रचलित नाम हो जाते हैं या फिर हम उसकी एक अलग आइडेंटिटी उसकी बन जाती है, तो उसके लिए हम उर्फ शब्द का प्रयोग करते हैं। तो विनोद उर्फ बिन्नी उर्फ बिमली हर पत्र में यही लिखता है। और ये पोस्ट बॉक्स नंबर 203, किन्नर का तो कोई घर नहीं होता ना, तो चिट्ठी उसको भेजनी है। अब ये कहानी ऐसी थी कि विनोद जो किन्नर पात्र है वो 10वीं कक्षा तक अपने माता पिता के साथ रहा। उसने अपनी शिक्षा दीक्षा करी जैसे सामान्य लोग करते हैं। माता पिता को पता था कि वो किन्नर है, लेकिन समाज में अभी उन्होंने बताया नहीं था। क्यों? क्योंकि समाज उसको स्वीकार नहीं करता। इसीलिए उनके माता पिता ने नहीं बताया किसी को वो किन्नर है। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे वो बड़ा होने लगा तो किन्नर समाज को भी पता लगा कि इस परिवार में किन्नर बच्चा है। आस पड़ोस के लोगों को भी पता चलने लगा कि वो किन्नर है। तो उस बच्चे को फिर किन्नर समाज अपने साथ लेकर के चला। आप लोगों ने देखा होगा किन्नर हमेशा दल में रहते हैं। अगर उनके उसमें सरदार परंपरा चलती है, एक हेड होता है और बाकी जो किन्नर होते हैं वो उनके अंडर में काम करते हैं। उनकी जितनी भी आमदनी होती है वो एक तरीके से वो उनके अंडर काम करते हैं, और जितनी भी आमदनी उनकी कलेक्ट होती है वो सरदार के पास ही जाती है। तो इसीलिए जो एक तरीके से नेक्सस भी बोल सकते हैं, जो किन्नरों का नेक्सस है जो वो भी उसको तोड़ना नहीं चाहते, तो वो विनोद को अपने साथ ले जाते हैं। उसकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि वो उस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाता, उसको स्वीकार नहीं कर पाता और अपनी माँ से वो बातचीत करना चाहता है। लेकिन अब चूंकि उसको लेकर के तो चले गए, अब समाज में कुछ ना कुछ तो बताना ही है। तो सबसे पहले उनके माता पिता अपना घर बदलते हैं, क्योंकि आसपास वालों को तो पता चल गया, इसलिए वो नई जगह जाते हैं और अपने रिश्तेदारों में, अपने जानने वालों में बताते हैं कि विनोद जो उनका दूसरे नंबर का बेटा था उसका देहांत हो गया एक्सीडेंट में।
मतलब वो मर गया है, जो जिंदा है बच्चा वो किन्नर है, इसलिए वो मर गया। तो इस वजह से उसको अपनी माँ से तो बातचीत करनी है, वो कहीं से पता वता करके अपने घर का फ़ोन नंबर ढूंढता है, वो अपने घर में फ़ोन करता है, तो अपनी माँ से कहता है मुझे आपसे बात करनी है, मैं फ़ोन कर सकता हूँ? तो माँ उसे कहती है कि फ़ोन नहीं करना, तो मुझे चिट्ठी भेजना। अब जो व्यक्ति मर चुका है वो घर में तो चिट्ठी भेज नहीं सकता, इसीलिए उसकी माँ कहती है कि मैं पोस्ट ऑफिस में एक बॉक्स लूँगी, 203 नंबर का बॉक्स वो लेती है कि तुम मुझे इस एड्रेस में चिट्ठी भेजना, मैं जब भी मंदिर जाऊंगी या कहीं घर से किसी बहाने से निकलूंगी तो मैं उस चिट्ठी को पढ़ लूंगी। तो बहुत सारी समस्याएं इस कथानक में भी छुपी हुई हैं। एक कि जो किन्नर है वो अपने परिवार में भी स्वीकार्य नहीं है, उसको समाज तो बाद में एक्सेप्ट करेगा ना, समाज तो किसी को एक्सेप्ट करता ही नहीं। एक खाका बना हुआ है पहले से कि एक पहले नंबर पे, अब मैं थोड़ा जेंडर हो जाएगा, ज़्यादा मैं बोलती नहीं हूँ, आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। पहले नंबर पे, दूसरे नंबर और थर्ड जेंडर तो खैर अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो परिवार से वो स्वीकार्य नहीं है तो समाज से कैसे स्वीकार करेगा। माँ चूंकि माँ का दिल है, बात तो करना चाहती है, उसकी कुशल क्षेम लेना चाहती है, लेकिन अपने परिवार वालों से को भी वो नाराज नहीं करना चाहती, इसीलिए वो कहती है कि तुम चुप करके ही बात करना। और ये उपन्यास एक ऐसा उपन्यास है जिसको 2018 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था। और ये जो उपन्यास लिखा गया, इसके विषय में मैं चित्रा मुद्गल जी का इंटरव्यू देख रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे अपराध बोध की एक कड़ी है। अपराध बोध क्यों? अब जैसे मैंने कहा ना कि जब मैंने इस उपन्यास को पढ़ा तो मेरी एकदम से किन्नरों के प्रति जो छवि थी वो बदल गई। उसी प्रकार से वो कह रही है कि जब मैं लोकल ट्रेन में सफर करती थी और किन्नर हमारी बोगी में, महिलाओं वाली बोगी में चढ़ जाते थे, तो मैं उनसे मुंह फेर लेती थी कि क्यों ये चढ़ गए इसमें और क्यों ये मेरे पास ना आ जाए पैसे मांगने। ऐसा उनका व्यवहार रहता था। और वो कहती है कि मैं सोशल एक्टिविस्ट होने के बावजूद मेरा ऐसा व्यवहार था उनके प्रति। और उसके बाद जब एक बार उनके बोगी में एक किन्नर चढ़ा, नरोत्तम उनका नाम था, नरोत्तम उनकी बोगी में जब चढ़ा तो उन्हें पता नहीं चला वो किन्नर है। बहुत सुंदर सा छोटा 19-20 साल का लड़का वो लग रहा था। तो उससे जब उन्होंने बातचीत की तो ये जो स्टोरी है बेसिकली नरोत्तम की स्टोरी है, जो विनोद के नाम से उन्होंने पात्र जो विनोद बनाया वो नरोत्तम है वास्तव में। और उनकी स्टोरी उसने सुनी, पूरी स्टोरी उन्होंने सुनी कि उनके साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे वो अपने परिवार से अलग हुआ और वो अपनी माँ से ही मिलने जा रहा था। और क्यों वो रात में मिलने जा रहा था? क्योंकि उसे सुबह उजाले में नहीं मिलना था अपनी माँ से। तो वो बताती है कि किस प्रकार से ऐसा समाज हो गया है कि अपने परिवार वालों से मिलने के लिए भी हमें अंधेरे का सामना करना पड़ता है। बेटा नेक्स्ट करते हैं। इसमें जो मुख्य पात्र है ना उपन्यास में विनोद, वो हमें अब चिट्ठी के माध्यम से जब अपनी बात कहता है तो अपने माँ से, अपने पापा से वो कह रहा है कि जिस नरक में तुमने मुझे धकेल दिया। अब नरक जो किन्नर समाज, मैंने आपको बताया कि वही एक सरदार वाली परंपरा उसमें चल रही है, तो वहाँ पर के जो लोग हैं, अब देखो अगर हम जब किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो उसके परिवार की झलक उसके व्यक्तित्व में दिखती है। हमें उसकी परवरिश, उसके व्यक्तित्व को देख के पता चलता है कि उसकी बचपन से उसकी ब्रेंडिंग कैसे हुई है, उसकी परवरिश कैसे हुई है। तो उसी प्रकार से किन्नर जो व्यक्ति है, अगर वो विनोद तो बहुत बाद में गया किन्नर समाज में, लेकिन जो बच्चा वहाँ बचपन से है, जब पैदा होते ही उसको किन्नर समाज ने ले लिया, तो हमें उसकी परवरिश तो वैसे ही हुई है, वो वैसे ही गाली देगा, वो वैसे ही ताली बजाएगा, वो वैसे ही डांस करेगा। तो ये चीजें क्या है, वो क्योंकि वो समाज है उनका एक, और उस समाज में जब बचपन से वो वैसे ही रहेंगे तो वो आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास खाने के लिए नहीं है, मांगेंगे तभी खाएंगे। तो वो इस उपन्यास में वो बताते हैं कि जिस नरक में तूने और पापा ने धकेल दिया मुझे, वह एक अंधा कुआं है जिसमें सिर्फ सांप बिच्छू रहते हैं। सांप बिच्छू आप समझ रहे हैं, आप जहरीले लोग। तो उसी प्रकार का समाज है, उसी प्रकार की जगहों पे रहते हैं। नेक्स्ट कर देना। एक जगह पर विनोद अपने ही साथियों को संबोधित करते हुए कहता है कि जननांग विकलांगता बहुत बड़ा दोष है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है
कि मान लो कि तुम धड़ का मात्र वही निचला हिस्सा हो, मस्तिष्क नहीं हो, दिल नहीं हो, धड़कन नहीं हो, आंख नहीं हो, तुम्हें हाथ पैर नहीं है। फिर वो कहता है कि है, सब है, वैसा ही है जैसे कि औरों के। केवल और केवल क्यों त्याग दिया उन्हें? क्योंकि वो लिंग दोष है उनमें। तो वो समाज में रहना चाहते हैं, समाज के साथ रहना चाहते हैं और इसी समाज के साथ चलना चाहते हैं। जब तक उनको उसी परिवार में जगह नहीं मिलेगी तब तक वो समाज में सर्वाइव नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम कहें कि अगर हम अभी हमारी कल बात होती सर से कि यहाँ पर भी कुछ किन्नर लोग हैं, हम उनको यहाँ बुलाते हैं क्योंकि उन पे चर्चा कर रहे हैं तो उनको बुलाना चाहिए, लेकिन हम उन्हें नहीं बुला पाए क्योंकि वो एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने बचपन से वो समाज देखा नहीं। इसलिए या तो हम भी उनको स्वीकार नहीं कर पाते, वो हमें स्वीकार नहीं कर पाते, हम उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते कि वो हमारे यहाँ कॉलेज में आते, इसलिए हम लोगों ने उन्हें नहीं बुलाया। तो ये क्यों है? क्योंकि हमने उनको दोषी मान लिया है और उनको परिवार से अलग कर दिया है। नेक्स्ट अब यहाँ पर वो अपने ही समाज के लोगों के लिए कह रहे हैं कि अब भीतर से खोखले और डरे हुए लोग हैं। जैसे समाज की बात करी ना हमने कि समाज है बना हुआ है, तो वो अपने ही भीतर और खोखले डरे हुए लोग हैं और वो चाहते हैं कि हम एकत्रित होकर के रहें और अपना क्योंकि जो सरदार है, जो मुखिया है, वो तो नहीं चाहेगा ना कि चीजें सही हो जाए। तो वो कह रहे हैं वो ऐसा ही समाज है, इसी जगह पर वो रहना चाहते हैं, संगठित समाज बना करके रहना चाहते हैं जिससे कि उनकी ताकत बढ़ती रहे। तो इस चीजों को भी चित्रा मुद्गल का जो उपन्यास है नाला सुपारा, इसमें वो ये कहना चाहती हैं अपने पात्र विनोद के माध्यम से कि क्यों ये सब है, इसे कैसे बदला जाए, क्यों मतलब जो किन्नर समाज है क्या वो चाहता है कि हम अलग हो। बहुत सारे लोग ऐसे, अभी जो बिल आया था 2014 वाला, उसमें भी कुछ ट्रांसजेंडर ऐसे थे जिन्होंने उसका विरोध किया था कि नहीं हमें थर्ड जेंडर नहीं होना, हम तो ऐसे ही ठीक है। तो विरोध भी होता है, स्वीकार्यता भी होती है, लेकिन ये प्रश्न हमारे समाज में ही रहता है कि अगर जब तक उनको परिवार में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो कैसे वो समझेंगे। आगे बढ़ेंगे। ये जो उपन्यास है इसकी जो मूल धारा है वो विनोद का एक अंतिम भाषण है, वो किन्नर समाज को संबोधित करते हुए कहता है। मैं आपको पढ़ के इसको सुनाना चाहूंगी। आगे बढ़ते हैं। वैसे इसमें लिखा हुआ नहीं है। ये इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, वो जो चाहते हैं किन्नर समाज के लोग, व्यक्ति विनोद के माध्यम से जो चित्रा मुद्गल कहना चाहती है वो इस वाक्य में आएगा। आपकी ही भांति सबों ने अपनी मां की कोख से 9 महीने बाद जन्म लिया है। इन मासूमों को नहीं समझ में आया होगा आखिर घर में पलने वाले अन्य बच्चों की तरह वे मां के दूध के अधिकार से वंचित क्यों हैं। उन्हीं बच्चों की भांति वे स्कूल क्यों नहीं जा सकते, अपने सहपाठियों के साथ लड़ झगड़ नहीं सकते, खेल नहीं सकते, प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, डॉक्टर इंजीनियर अध्यापक बनना है, आत्मनिर्भर होकर घर परिवार की जिम्मेदारी में हाथ बटाना है, माता पिता की सेवा करनी है, रक्षा बंधनों में बहन से राखी बंधवाना है, तीज त्योहार में उसी उल्लास से बनाना है, पूजा पाठ में उसी तरह से बैठना है जैसे अन्य बैठते हैं, अंतिम समय में माता पिता के मुंह में गंगा जल डालना है, उनका क्रिया कर्म करना है, पितरों का श्राद्ध करना है, मनुष्य होकर भी वे मनुष्य कर्म और सामाजिकता से बहिष्कृत हैं, अपशगुन है, उनका जन्म कलंक है, मात्र इसलिए वे लिंग दोषी हैं।
विनोद अपने जो सभा को संबोधित करता है ना, वो ये कह रहा है कि हमें परिवार में हिस्सेदारी चाहिए, हमें परिवार में जुड़ना है। कहते हैं कि मैं आप सबकी ससम्मान घर वापसी चाहता हूँ। मैं सरकार से अपील करता हूँ इस सभागार में लिंग दोषी बिरादरी की घर वापसी को वो सुनिश्चित करे, कानून बनाए, बाध्य करे अभिभावकों को, घर से बहिष्कृत बच्चों को वह जिस भी उम्र के पड़ाव में हो अपने साथ रखें, प्रचार करें अखबारों, चैनलों और आकाशवाणी पर, विज्ञापनों के माध्यम से उनकी चेतना को झकझोरें, ताकि भविष्य में कोई माता पिता लोक लाज के भय से लिंग दोषी औलाद को दर बदर न कर दें। साथ में वो किन्नरों को भी संबोधित कर रहे हैं। वो कहते हैं कि शपथ लीजिए यहाँ से लौटकर आप किसी लिंग दोषी नवजात बच्चे बच्ची को, किशोर किशोरी को, युवक युवती को जबरन उनके माता पिता से अलग करने का पाप नहीं करेंगे, उससे उसका घर नहीं छीनेंगे, उपहासों के लात घूसों से उसे जलील होने की व्यवस्था नहीं सौंपेंगे। इस उपन्यास में एक बहुत, मुझे इसको पढ़ के ही पता चला कि जब किन्नरों की मृत्यु होती है, इसमें है लिखा हुआ, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, जब उनकी मृत्यु होती है तो उनका जब दाह संस्कार होता है वो अंधेरे रात में करते हैं और उनको चप्पल और जूतों से मारते हैं। तो इसमें वो विनोद कह रहा है कि हमें एक तो जीवन भर हमें गालियां मिली, हमने दूसरों की अवहेलनाएं झेली, मरने पर भी इनको चैन नहीं कि ये हमें अपने ही साथियों से चप्पल और जूतों से मरवाते हैं। कौन? सभ्य समाज। तो इस प्रकार मतलब ऐसे अमानवीय जीवन वो व्यतीत कर रहे हैं। उसके बाद जब मृत्यु हो रही है तो उनकी जो शव यात्रा है उसमें भी पत्थर और चप्पल मार रहे हैं कि मतलब क्यों, इसको हम क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं कि किन्नर भी एक समाज का ही हिस्सा है, क्यों उनको हम अलग मान ले रहे हैं। वो यहाँ पर कहते हैं कि इस अवमानना को झेलने से इनकार कीजिए, कुलीन बनिए, मिस्त्री बनिए, ईंट गारा ढोइए, जो चाहे कीजिए, रोज अपने किए गए कर्म से ही आपको संतुष्टि मिलेगी, अपने कमाए पैसे को ही आप अपना साधन बनाइए, आप भीख मत मांगिए। और ऐसा इसलिए कीजिए कि आप मना कीजिए उस समाज को जो आपको ये कार्य करने के लिए मजबूर कर रहा है। आप पढ़िए लिखिए और स्वरोजगार को की ओर बढ़िए। अब ये कैसे होगा? कैसे होगा? सबसे पहले इस प्रकार से ही होगा कि अगर हमारे आसपास हमें किन्नर दिखे तो हम उनकी अवहेलना ना करें। अगर वो कोई रोजगार करना चाहें, पढ़े लिखे हैं, पढ़ गए लिख गए, तो उनको रोजगार के समान अवसर प्राप्त हों। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात इस उपन्यास में चित्रा मुद्गल ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या अपराध है, माता पिता को हम अपराध की श्रेणी में रखते हैं, उनको सजा भी मिलती है। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से कन्या भ्रूण हत्या के मामले में सजा मिलती है माता पिता को, उसी प्रकार से जननांग दोषी जो बच्चे हैं, उन बच्चों को जो परिवार त्याग देता है, जो माता पिता छोड़ देते हैं, उन माता पिता को भी अपराध की श्रेणी में रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इस प्रकार का कोई कानून नहीं है। इनको थर्ड जेंडर के रूप में स्वीकार्यता मिल गई है, इनको समान नागरिक अधिकार दिए जाने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन अभी भी ये जो माता पिता किसी भी परिवार में यदि किन्नर बच्चा पैदा होता है और अगर वो किन्नर समाज को बच्चा दे देते हैं तो उन माता पिता पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होती। तो इस उपन्यास के माध्यम से वो कहना चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि वो जो माता पिता हैं वो भी अपराध की श्रेणी में हों, क्योंकि यदि वो बच्चा परिवार में बढ़ेगा तो उसके पास अवसर ज्यादा होंगे। लड़के पढ़ रहे हैं, लड़कियां पढ़ रहे हैं, अगर किन्नर भी पढ़ेंगे तो उनके लिए भी तो समान रास्ते खुलेंगे ना। मतलब एक ही स्कूल में लड़के भी पढ़ रहे हैं, लड़कियां भी पढ़ रहे हैं, किन्नर भी पढ़ रहे हैं, तो उन सबकी परवरिश एक जैसी होगी। जब परवरिश एक जैसी होगी तो रोजगार के अवसर भी समान मिलेंगे और उनकी समाज में स्थिति भी सुधरेगी। इसमें ही उपन्यास में ही ये पंक्तियां थी कि आरक्षण निदान नहीं है। सरकार ने आरक्षण दिया है, वो बहुत अच्छी बात है,
लेकिन आरक्षण तभी काम आएगा जब वो आत्म चेतना से अपने आप को स्वीकार करेंगे। कौन? किन्नर। वो आरक्षण का लाभ तो तभी लेगा ना जब वो पढ़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि आरक्षण निदान नहीं है, आत्मचेतना बुनियादी अधिकारों की मांगों का पहला पायदान है। तो यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी किन्नर का नाम आए, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जब भी किन्नर शब्द आता है तो हम पहले तो इधर उधर देखते हैं और फिर अंदर अंदर मुस्कुराते हैं, हमारे चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं कि अच्छा इस विषय में बात करनी थी। तो इस चीज़ों को छोड़ दो, थोड़ा समझो कि जैसे हम हैं, जैसे पुरुष हैं, महिलाएं हैं, वैसे ही समाज में थर्ड जेंडर है। ठीक है, इसको स्वीकार करो और आगे जब भी आपको कोई किन्नर दिखे तो मुंह मत बनाना, मुंह मत फेरना, स्वीकार करना कि ये हमारे ही समाज का एक हिस्सा है। नेक्स्ट ना, कुछ किताबें हैं किन्नर से संबंधित, अगर आप लोग इनके विषय में और जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इनकी सामाजिक स्थितियों को, तो आप इन किताबों को पढ़ सकते हैं। किन्नर सेक्स और सामाजिक स्वीकार्यता, किन्नर कथा, तीसरी तालीम, मी हिजड़ा मी लक्ष्मी, यमदीप, पुरुष तन में फंसा मेरा नारी मन और अ ट्रुथ अबाउट मी, हिजड़ा लाइफ स्टोरी। तो इन किताबों को भी आप इनके विषय में पढ़ सकते हैं। बहुत सारे उपन्यास हैं और आजकल विमर्श का दौर है। जैसे शुरुआत हुई नारी विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, तो किन्नर विमर्श भी एक ऐसा विषय है, ज्वलंत मुद्दा है आज के समय में कि इसके विषय में बात हो रही है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि विमर्श का समय है, तो विमर्श किस किस विषय में हो रहा है। तो किन्नर विमर्श भी है, तो आप इसको पढ़िए, समझिए और सबसे पहले इसको स्वीकार कीजिए कि महिला, पुरुष और किन्नर तीन जेंडर हमारे समाज में स्वीकृत हैं और ये ऐसा है। सबसे पहले आप इसको स्वीकार कीजिए। समस्याएं तो बाद में आएंगी, समस्याएं आप उनकी बाद में समझेंगे, लेकिन पहले आप इसको स्वीकार कीजिए कि ऐसा भी कुछ हमारे समाज में है। ठीक है, धन्यवाद।